स्टडी किए थे उसमें एक था एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आज हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर और एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के बारे में। मेटेलिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन? किसी भी एलिमेंट को उसके रेस्पेक्टिव एटॉमिक स्टेट में जब कन्वर्ट करना हो तो जितनी एनर्जी वहाँ यूज होती है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। अब ये आप देखते हो डी ब्लॉक के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं दे आर जनरली मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली मेटेलिक इन नेचर। ये पहला पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट, अब आप ये बोलोगे कि इनका नेचर मेटेलिक क्यों है? तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल जिनकी कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं दे आर मेटल, और जो लस्टरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो मेन जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके। तो हम देखते हैं कि डी का साइज इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं है। जैसे एस के बाद आपका डी जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है साइज में, लेकिन पी सबसे ज़्यादा छोटा है। तो डी का साइज थोड़ा बड़ा है। इसके पास दे कंटेन वेकेंट ऑर्बिटल, इनके पास कुछ खाली ऑर्बिटल्स भी होते हैं, एंड ऑल्सो दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा भी नहीं है कि जितने एलिमेंट्स यहाँ आ रहे हैं सब स्टेबल हैं, सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साइज भी इतना छोटा नहीं है। और ज़्यादातर यहाँ एलिमेंट्स देखे जाते हैं, हम बोलते हैं कि डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड है तो कुछ एक दो एलिमेंट होंगे सीरीज में जो स्टेबल होंगे, बाकी तो कुछ ज्यादा, जैसे जिंक हो गया D10 है फुली फिल्ड स्टेबल, कॉपर D10 फुली फिल्ड स्टेबल, मैग्नीज हाफ फिल्ड है स्टेबल। लेकिन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम इनमें तो कुछ नहीं है, ना तो फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, तो ये तो अनस्टेबल की कैटेगरी में ही आने वाले हैं। तो उस केस में दे कैन बिहेव एज अ मेटल। तो मेटेलिक कैरेक्टर होने का कारण है वेकेंट ऑर्बिटल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा इसी में आप बोल सकते हो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ। जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी एटॉमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, और स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी? जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। सो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इंक्रीजेस अप टू मिडिल एंड देन डिक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिडिल तक बढ़ते हैं और उसके बाद वो घटने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमारी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी 20 तक बढ़ती है, उसके बाद घटनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंगनीज, एक हो गया आपका मैंगनीज। मैंगनीज के बाद आता है हमारा टेक्नीशियम और क्रोमियम, सॉरी रीनियम। एक ये सीरीज हो गई, और एक हमारा आता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। अब ये देखो, आप जब ये वाली सीरीज में जाते हो मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड रीनियम, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके डी में सबके पास कितने होते हैं? 5, पर 4s में पूरे भरे हुए हैं 2। जबकि आप ये वाली सीरीज जब चलोगे क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, तो यहाँ पे डी में कितने हैं? 5, और s में कितना है? 1। तो इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, because chromium, molybdenum and tungsten they contain maximum number of unpaired electron in the series, so they have greater enthalpy of atomization। अगर आपको बोला जाए कि पूरे डी ब्लॉक में बताओ किसकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन सबसे ज्यादा है, तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन due to maximum number of unpaired electron। एक पॉइंट ये हो गया, और इसके बाद हम एक पॉइंट लिखते हैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। दे हैव लो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, हैव लो एटॉमाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू फुली फिल्ड d orbital। ड्यू टू
कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। तो आप ये यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसका 3d10, इसका 4d10, इसका 5d10, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से दे डू नॉट हैव एनी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से इनका जो बॉन्ड है वो थोड़ा वीक होता है और इसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इनका कम होता है। तो ये हमारी एक नेक्स्ट कैरेक्टर हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डेंसिटी। अब आपको पता ही है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर आप S, D और P को कंपेयर करो तो S के कंपैरिजन में D का वॉल्यूम क्या होगा, कम। अब क्योंकि D का वॉल्यूम कम है तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। सो डेंसिटी इज हाई। तो D ब्लॉक इज हैविंग हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू S ब्लॉक। एक पॉइंट ये। बाकी डेंसिटी का ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है कि लगातार घट रही है, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी और वॉल्यूम जैसे साइज, क्योंकि साइज ही इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, रेडियस इतना फ्लक्चुएट कर रहा है कि डेंसिटी हम सीरीज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब एक जनरल ट्रेंड नहीं बता सकते। बाकी कॉमन बताएं तो एस के कंपैरिजन में डी ब्लॉक की डेंसिटी क्या होती है, हाई, क्योंकि इनका वॉल्यूम क्या होता है, कम। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको इसके लिए याद रखना है दैट ऑस्मियम एंड इरिडियम दे हैव हाई डेंसिटी इन डी ब्लॉक। इस पूरे डी ब्लॉक के अंदर ऑस्मियम और ये याद रखना है, ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी डी में हाई होती है। दूसरा एक पॉइंट याद रखना है, जैसे सबसे पहले हम 3D सीरीज में चलेंगे, देन 4D एंड देन 5D। तो 3D के बाद 4D की डेंसिटी ज्यादा है और 4D की डेंसिटी के बाद 5D की डेंसिटी कुछ और ही ज्यादा है। जैसे 3D से 4D बढ़ा और 4D से 5D भी बढ़ रहा है, बट ये कुछ ज्यादा ही डेंसिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मास विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम जो है चेंज हुआ, जैसे नॉर्मल चेंज होता है वैसे ही हुआ। लेकिन 4D के बाद 5D में आपने एक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है जिसका नाम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब क्योंकि यहाँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से 4D और 5D में जो डेंसिटी देखते हैं वो एग्जैक्टली डबल हो जाती है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है आपका, लगातार घट रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम जैसे ही कम होगा डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे डेंसिटी के पॉइंट्स थे। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अभी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली अ चार्ज असाइन्ड ऑन एनी एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन कि वो एलिमेंट किसके साथ कंबाइन होके बॉन्ड बनाने वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक वैलेंसी की तरह होता है लेकिन वैलेंसी नहीं होती। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे आप देखते हो, अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज 2 भी दिखाते हैं, 4, 5, 6, 7। तो मैंगनीज के इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये इतने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का कारण, आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि डी ब्लॉक से ज्यादा वेरिएबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको किसी ब्लॉक में देखने को मिलेगी नहीं। दिस इज हाईएस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है वो डी ब्लॉक शो करता है, और इसके शो करने का कारण है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NS एंड N-1 d ऑर्बिटल। अब क्योंकि यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो वैलेंस शेल के अंदर दो चीजें यूज होती हैं, एक तो S और दूसरा क्या उसके साथ चलेगा D। तो आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2 ऑर्बिटल्स काम करते हैं, और यहाँ पर हमें पता है कि S और D जो दोनों एक साथ आते हैं उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, देयर इज स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। तो हम इलेक्ट्रॉन S में से भी निकालते हैं और D में से भी, मतलब बेसिकली बॉन्ड बनाने के लिए S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैंगनीज पे ही आ जाओ, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, दिस इज 4s2 एंड 3d5। अब 4s2 और 3d5, तो यहाँ S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। सबसे पहले हम मैंगनीज के 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो 4s में से निकलेंगे,
तो अब यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो जो हमने 4s में से निकाल दिए। अब 4s के बाद आप चाहो तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि मैंगनीज पहले +2 शो करता था तो +2 शो करेगा तो 4s 0 3d 5 हो गया। लेकिन अगर यही मैंगनीज +3 शो कर रहा है तो 4s में से 2 निकालेगा और 3d में से 1 निकालेगा तो 3d 4 हो गया। मैंगनीज अगर +4 शो करना चाहता है तो 2 इसके यूज करेगा, 2 इसके यूज करेगा तो 4s 0 हो गया और 3d कितना हो गया 3। अब अगर मैंगनीज शो करेगा +5 तो +5 में 2 इसके हो गए और 3 इसके, सो बेसिकली दिस इज 3d2 और ये हो गया आपका 4s 0। तो इसी तरह से ये 6 भी शो कर सकता है। 6 शो करेगा तो 2 इसके और 5 इसके, तो यहाँ पर अगर मैंगनीज +6 शो करता है तो 2 इसके यूज कर लिए हमने, 4 इसके यूज कर लिए तो 4s 0 हो गया। और अब यहाँ 3d में कितना बचा, ओनली 1। और अगर यही 7 यूज करता है, Mn अगर +7 दिखाता है तो +7 दिखाने का मतलब s के कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, 2, और d के कितने यूज कर लिए इसने, 5 पूरे यूज कर लिए तो पूरा खाली हो गया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मैंगनीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वजह है उसका s ऑर्बिटल और उसका d ऑर्बिटल, बिकॉज बोथ आर पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग में s भी पार्टिसिपेट कर रहा है और d भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मैं s और d दोनों के इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट कर लूं तो कितना आएगा 7। तो आप सीधा सीधा यहाँ से एक चीज बोल सकते हो, टोटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक में एक एलिमेंट के पास जितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो मैंगनीज का टोटल कितना है, 5 और 2 7, तो मैंगनीज हाईएस्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, 7। बाकी आपको ऑक्सीडेशन, अच्छा चलो एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हुआ कि डी ब्लॉक सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी दिखाता है। वेरिएबिलिटी दिखाने की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस शेल में 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, s और d, और क्योंकि s और d दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट, अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम को छोड़ के बाकी यहाँ जितने एलिमेंट हैं वो सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। एक्सेप्ट स्कैंडियम ऑल एलिमेंट्स शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे स्कैंडियम ले लो, स्कैंडियम का होता है 4s2 3d1। अगर मैं स्कैंडियम को +2 में भेजती हूँ तो ये 3d1 रखेगा, और 3d1 इसका कोई खास स्टेबल है नहीं, तो इसीलिए ये 3d1 रखना पसंद नहीं करता। ये सीधा कितने इलेक्ट्रॉन निकालता, 3, 2 इसके 1 इसका। तो इसमें स्कैंडियम में आपको +2 देखने को नहीं मिलता, ये सीधा आप देखोगे कि स्कैंडियम +3 में ही एग्जिस्ट करता है। ये एक पॉइंट नोट करना है आपको। तीसरा पॉइंट, यहाँ जो मेन आपकी सीरीज है वो 3D सीरीज है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो 3D सीरीज में स्कैंडियम विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट while rest of the element can show +2। वो +2 के अलावा भी सब कुछ दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, इफ एलिमेंट शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई भी एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है देन इट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब ये भी आपको याद रखना है, अगर जिस एलिमेंट के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, कोई भी एलिमेंट अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है तो इसका मतलब वो बॉन्ड कौन सा बनाएगा, आयनिक। लेकिन अगर वो +2 से ज्यादा, जैसे 2 या 3 भी शो कर सकता है। अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आप देखो होता क्या है, आयनिक में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरा वाला गेन। तो आप लॉस कितने कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 लॉस कर दो, 3 लॉस कर दो तो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन कोई 4 लॉस करे, 5 लॉस करे, 6 लॉस करे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है जो हम दे नहीं पाते एलिमेंट को। तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे या +3, 2 या 3 में आयनिक बॉन्ड पॉसिबल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो उस केस में वो बॉन्ड कौन सा बनाने वाला है, कोवलेंट। इफ ग्रेटर देन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एनी एलिमेंट एग्जिबिट देन इट फॉर्म, कौन सा बॉन्ड बनाएगा वो, कोवलेंट। तो अब यहां से 3 पॉइंट हो गए,
सारे एलिमेंट स्कैंडियम को छोड़ के +2 दिखा सकते हैं, स्कैंडियम +3 दिखाता है। दूसरा पॉइंट, जो भी एलिमेंट +2 दिखा रहा है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, 2 या 3 दिखा रहा है तो आयनिक बॉन्ड है, और अगर 3 से ज्यादा 4, 5, 6, 7, 8 कुछ दिखा रहा है तो उस केस में वो बॉन्ड कैसा बनाने वाला है, कोवलेंट। क्योंकि ज्यादा अगर मान लो यहाँ पे मैं 4 एलिमेंट बॉन्ड करवाती हूँ, मतलब मैंगनीज अगर मान लो 4 या 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि यहाँ पर इसके 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में। अब 5 इलेक्ट्रॉन ये पूरे 5 डोनेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए उस केस में, तो उतनी एनर्जी हम इसको सप्लाई नहीं करवा पाएंगे, इसलिए अपने 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे किसके साथ क्या करेगा, ये पेयर करवा लेगा, और उस केस में बॉन्ड कैसा बनेगा हमारा, कोवलेंट। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हो गए। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है highest oxidation state. If any element shows highest oxidation state, then it is stabilized by highly electronegative element. जैसे मैंगनीज है, अगर मैंगनीज को +7 दिखाना है, मैंगनीज अगर +7 दिखाता है तो उस केस में ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही दिखा सकता है। आप जैसे कि मान लो हमारे पास जो है मैंगनीज के अलावा कोई और एलिमेंट, आप क्रोमियम देख सकते हो, या जैसे मैंगनीज हो गया, क्रोमियम हो गया, या इसके अलावा और भी एलिमेंट होते हैं, जैसे वेनेडियम हो गया, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो गई, वेनेडियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई। तो जैसे मैंगनीज को अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है तो एक इसका आयनिक स्टेट है MnO4-। इसके अलावा जैसे आप ले सकते हो V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब मैंगनीज और वेनेडियम देखो, यहाँ पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +5 आएगा, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +7 आएगा। तो मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है, लेकिन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। वेनेडियम की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, इससे ज्यादा नहीं दिखाता है। अब वेनेडियम +5 किसके साथ दिखा रहा है, ऑक्सीजन के साथ दिखा रहा है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल स्टेबलाइज ओनली बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए हमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जरूरत होती है, जिसमें 2 ही नाम आते हैं, या तो ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन। तो ये याद रखना है, कोई भी एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको स्टेबलाइज या तो ऑक्सीजन कर सकता है, या फिर कौन कर सकता है, फ्लोरीन। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो उस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए एलिमेंट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये 5th पॉइंट है, नेक्स्ट इज 6th पॉइंट। अब 6th पॉइंट में आपको बोला जाता है दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल स्टेबलाइज बाय हेवियर एलिमेंट्स एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल स्टेबलाइज बाय लाइटर एलिमेंट्स। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट काफी हाई है तो वो हेवियर एलिमेंट्स में ज्यादा स्टेबल होगी, जैसे कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। इसमें आ जाओ, क्रोमियम के पास होता है 4s1 3d5, और आप नीचे जाओगे तो ये सेम 5s1 और ये हो गया हमारा 4d5। तो अब आप ऐसे नीचे चल रहे हो, ये क्रोमियम वाली सीरीज है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। तो इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने अच्छे हैं, तो D और S दोनों के मिला दो तो +6 आएगा। तो +6 का मतलब यहाँ पर इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +6। अब क्रोमियम भी 6 में है, मोलिब्डेनम भी 6 में है, टंगस्टन भी 6 में है। अब 6 में तो सारे ही हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इन तीनों में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से वाले एलिमेंट में है, तो हम बोलेंगे वो टंगस्टन में सबसे ज्यादा स्टेबल है।
टंगस्टन +6 इज मोर स्टेबल देन मोलिब्डेनम एंड मोलिब्डेनम इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम, क्योंकि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन स्टेबलाइज कर पाता है, हैवियर एलिमेंट ज्यादा स्टेबलाइज कर पाते हैं एज कंपेयर टू लाइटर एलिमेंट। अब क्रोमाटन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन वाली सीरीज में जैसे ही आप चलोगे नीचे की तरफ क्या होता है, मास बढ़ता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा हैवी कौन है, टंगस्टन हैवी है, दिखा तीनों रहे हैं +6, लेकिन सबसे ज्यादा +6 दिखाने की टेंडेंसी, सबसे ज्यादा अच्छी उसको स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी किसके पास है, टंगस्टन के पास। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट है आपको जो याद रखना है। heavier elements will stabilize high oxidation state rather than lighter elements। जबकि ऐसा ही केस आप देखते हो पी ब्लॉक में बिल्कुल उल्टा होता है। पी ब्लॉक वाले केस में जो हैवी एलिमेंट होते हैं उनमें कम ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होता है और जो लाइटर होते हैं उनमें ज्यादा। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है ना आपने, जैसे कि आप चले जाओ कार्बन फैमिली में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सब में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। सबके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता तो +4 है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कौन सा इफेक्ट काम करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट ने काम करना शुरू किया तो S के इलेक्ट्रॉन फर्दर बॉन्ड बनाने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, जैसे ही आपका s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दे तो वो पेयर क्या हो गया, इनर्ट हो गया, वो प्रोटेक्ट हो गया, अब वो आगे काम नहीं करेगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ये इफेक्ट देखा गया है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सबके पास 4 थे, लेकिन वो 4 कब थे, जब s के भी काम कर रहे थे और p के भी काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही साइज बढ़ा s ने तो काम करना बंद कर दिया, अब s के 2 इलेक्ट्रॉन काम नहीं करेंगे। तो इनमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, +2। जबकि आप देखो ये हैवी है और ये लाइट है। अब यहाँ कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +4, और नीचे की तरफ कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +2। तो ये p ब्लॉक और d ब्लॉक दोनों में उल्टा केस चलता है। यहाँ पर हैवियर एलिमेंट में लाइटर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और यहाँ पर हैवियर एलिमेंट में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। दूसरा, आप देखते हो आपने p ब्लॉक में पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ वेरी करता है, इट वेरीज बाय नंबर 2। जैसे ग्रुप 14 के अंदर +4 आएगा, +4 के बाद सीधा कौन सा आएगा, 2, +4 के बाद 3 नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ एक इफेक्ट काम करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं और +2 के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जबकि अगर आप डी ब्लॉक में देखो, मैंने अभी आपको मैंगनीज का बताया था, मैंगनीज में 2 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप देख रहे हो ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक नंबर से ही वेरिएट कर रहे हैं, यहाँ 2 का डिफरेंस नहीं है। तो P में डिफरेंस कितने का आता है, 2 का, D में डिफरेंस कितने का आता है, 1 का। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। जैसे ही आप सीरीज में चल रहे हो, जैसे स्कैंडियम से जिंक तक गए, तो लगातार d में एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार आप d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ा रहे हो। इसीलिए आपका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितने नंबर से वेरी करेगा, सिर्फ 1 नंबर से वेरी करेगा। जबकि p ब्लॉक में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं काम करता, वहां इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है वो कितने नंबर के साथ करती है, +2 नंबर के साथ करती है। तो एक पॉइंट ये याद रखना है। एक पॉइंट यहाँ से आता है कि जिंक, आपकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके अंदर लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है और कई बार 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है। जैसे आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, आयरन आप बना लो FeCO5, FeCO5 में आप देखोगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 0। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी यहाँ पर हैं कि जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेगी। क्यों मिल रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ S
डिफरेंस इन देयर एनर्जी। तो ये थे हमारे पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।